माता-पिता तथा गुरुजनों को उनके प्रति प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। माता-पिता तथा शिक्षकों द्वारा विकलांग बालकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। बालक की शक्ति के अनुरूप पाठ्यक्रम तथा खेलकूद की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा में खेल विधि तथा सर्वदर्शी विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ब्रेल पद्धति इस पद्धति का विकास लुई ब्रेल द्वारा 1830 के लगभग किया गया था। ब्रेल स्वयं एक अंधे व्यक्ति थे जिन्होंने 6 उभरे हुए बिंदुओं के सहारे इस पद्धति में वर्णमाला के सभी अक्षरों को लिखने, संख्या तथा अन्य सामग्री को लिखने की प्रथम प्रथा कायम की। इस पद्धति में छात्रों को ब्रेल पुस्तक, ब्रेल स्लेट आदि द्वारा पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। उभरे हुए बिंदुओं पर छात्र अपनी अंगुली की नोक रखकर ब्रेल अक्षरों को पढ़ते हैं। विकलांगता अधिनियम 1995 के तहत विकलांग बालकों के 7 प्रकार होते हैं। विकलांग व्यक्ति आयु अधिनियम, यह अधिनियम 1996 में लागू हुआ। इसमें 7 प्रकार की निरोगताएं मानी जाती हैं। अंधापन, दूसरा है अल्पदृष्टि, तीसरा है श्रवण बाधित, चौथा है गामक बाधा और 5वां है निवारण योग्य कुछ कुष्ठ रोग और 6वां है मानसिक मंदता और 7वां है मानसिक बीमारी। विकलांगता अधिनियम 2016 के तहत विकलांग बालकों के कई प्रकार होते हैं। विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम PWD एक्ट 1995 का संशोधित रूप ही है। इसको सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय लागू करता है, जो 15 जून 2017 से लागू हुआ। ध्यान रहे यह अधिनियम सुधा कौल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत तैयार किया गया है। इसमें 7 विकलांगताओं की बजाय 21 विकलांगताओं को शामिल किया गया है। 6 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग के बीच के विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा, जबकि सामान्यतः निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। और इस प्रकार के विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों की नियुक्तियों में 3% आरक्षण से बढ़ाकर 4% आरक्षण कर दिया गया। विकलांगों के विभिन्न प्रकार दृष्टिहीनता, एक दृष्टिहीन व्यक्ति देखने में असमर्थ होता है। दृष्टिहीनता अधिकांश जन्मजात होती है, पर यह किसी दुर्घटनावश भी हो सकता है। अल्पदृष्टिबाधित यानी पूर्ण रूप से देखने में अक्षमता, जिसमें आँखों में कुछ मात्रा में दृष्टि उपलब्ध होती है। अल्प कम निम्न दृष्टि का अर्थ ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई भी एक स्थिति होती है। 6 से 18 से अनधिक या 20/60 से 30/60 तक का, अथवा 100 से 200 स्नेललेन से कम दृश्य तीक्ष्ण एवं दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम तथा 10 डिग्री तक के कोण के समान सामने हो। तो तीसरा है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जिसे हैंसन रोड या एचटी के रूप में भी जाना जाता है, यह एक पुरानी संक्रामक बीमारी जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। कुष्ठ रोग का मल्टी ड्रग थेरेपी के साथ इलाज संभव है। चौथा है सुनने में आंशिक या कुल अक्षमता। यह एक दिव्यांगता विकलांगता है जो बधिर और सुनने में कठिन 2 श्रेणियों में उपविभाजित है। डेफ है पूर्ण बधिर। बहरा का अर्थ है कि उसके दोनों कानों में 70 dB तथा उसके ज़्यादा भी स्वर अभिव्यक्तियों के श्रवण क्षति कौन दोनों कानों में हो गई। हार्ड ऑफ हियरिंग का अर्थ है कि दोनों कानों में स्पीच प्रीवेक्सी में 60 dB से 70 dB तक सुनवाई हानि वाले व्यक्ति हैं। 5वां है लोकोमीटर डिसेबिलिटी। लोकोमीटर डिसेबिलिटी का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाने में समस्या, यानी पैरों से में विकलांगता। इसमें व्यक्ति के मूवमेंट में समस्या होती है, चलने जैसे चलना, हाथ में सामान उठाना या हाथ में पकड़ना। बौनापन एक वृद्धि विकार है जो शरीर की औसत ऊंचाई से कम होता है। 4 फीट और 10 इंच 147.32 सेंटीमीटर से कम के वयस्क के शरीर वाले मनुष्यों की बौनापन से प्रभावित माना जाता है। आनुवंशिक विकारों के कारण यह भी बौनापन हो सकता है। 7वां बौद्धिक क्षमता जैसे सामान्य सीखने की क्षमता और मानसिक मंदता MR के रूप में भी जाना जाता है। मानसिक बीमारी उन बीमारियों के समूह के लिए एक सामान्य शब्द है जो मन या मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। यह बीमारियां जिसमें द्विध्रुवी विकार, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, चिंता और व्यक्तित्व विकार शामिल है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर SSD एक विकासात्मक विकार है जो संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का निदान किसी भी उम्र में किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसे विकास संबंधी विकार कहा जाता है क्योंकि लक्षण आमतौर पर जीवन के पहले 2 वर्षों में दिखाई देते हैं। अन्य लोगों के साथ संचार और बातचीत में कठिनाई और जैसे लक्षण जो व्यक्ति
कि स्कूल काम और जीवन के अन्य क्षेत्रों में ठीक से काम करने की क्षमता को क्षति पहुंचाती है। ऑटिज्म ऑटिज्म शब्द सर्वप्रथम लियो केनर ने दिया था, जो जर्मनी के थे। प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। ऑटिज्म के अन्य नाम हैं स्वलीनता, आत्मविमोह, आत्मघाती विकार। भारत के कृष्ण नारायण, जो स्वयं ऑटिज्म ग्रस्त थे, जिन्होंने एक पुस्तक अलग ही आशा लिखी है। ऑटिज्म 3 प्रकार का होता है। क्लासिक संप्रेषण से संबंधित, जिसमें बालक हकलाकर बोलेगा, अलंकृत भाषा नहीं समझेगा, वह सांस्कृतिक भाषा समझेगा। दूसरा है एस प्रगर, सामाजिकता से संबंधित, जिसमें बालक किसी के साथ रहना या खेलना पसंद नहीं करता है। तीसरा है परवेलिव, जिस मिश्रित प्रकार, जिसमें रूढ़िबद्धता की ओर परिवर्तन विरोधी होता है बालक। इन बच्चों के लिए PECS तथा TEECH कार्यक्रम का प्रयोग किया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी CP एक अक्षम शारीरिक स्थिति है, जिसमें मस्तिष्क को नुकसान पहुंचने के कारण मांसपेशियों में क्षति होती है। यह बच्चे के जन्म से पहले या बाद में होता है। सेरेब्रल पाल्सी या प्रगतिशील स्थिति नहीं है, यानी यह समय के साथ और खराब नहीं होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी AMD न्यूरोमस्कुलर आनुवांशिक विकारों का एक समूह है, जो मांसपेशियों की कमजोरी और मांसपेशियों के नुकसान का कारण बनता है। मस्कुलर 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 डिस्ट्रॉफी एक प्रगतिशील स्थिति है। इसका अर्थ है कि यह समय बीतने के साथ खराब हो जाता है। इसमें लक्षण है प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल्स की कमजोरी, मांसपेशियां, प्रोटीन में कमियां तथा मांसपेशियों सेल एवं टिश्यूज का समाप्त हो जाना। ध्यान रहे, अभी तक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई इलाज संभव नहीं हो पाया। क्रोनिक न्यूरोलॉजिक स्थिति, अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग, डिस्टोनिया, ALS, लू गेहरिस्क रोग, हंटिंगटन रोग और न्यूरोमस्कुलर रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और मिर्गी आदि बीमारियों को इसके अंतर्गत रखा गया है। विशिष्ट लर्निंग डिसेबिलिटीज स्थितियों का एक समूह है, जो किसी व्यक्ति को सीखने, सुनने, सोचने, बोलने, लिखने, लर्न करने, गणितीय घटनाओं को सीखने की क्षमता को बाधित करता है। विशिष्ट लर्निंग डिसेबिलिटीज के उदाहरण है, नंबर 1 है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिस्ग्राफिया, तीसरा है डिसकैल्कुलिया। पहला है इसमें डिसलेक्सिया शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डस धन लेक्सियस हुई है, जिसका तात्पर्य है कथन। भाषा दोष होता है, अर्थात डिसलेक्सिया को पठन प्रकार के रूप में भी जाना जाता है। डिसलेक्सिया 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने इसे पहचाना तथा रूडोल्फ बर्नेल ने 1887 में इसे डिसलेक्सिया संबंधता नाम दिया। दृश्य डिसलेक्सिया, विजुअल डिसलेक्सिया को सतह डिसलेक्सिया या डाइसेडेटिक डिसलेक्सिया भी कहा जाता है, जो एक प्रकार की अधिगम विकलांगता है, जिसमें व्यक्ति को पढ़ने के दौरान पूरे शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है, क्योंकि वे ध्वनि रूपांतरण नियमों के अनुरूप नहीं हैं। उदाहरण के लिए, वहाँ है एक ऐसा शब्द जिसके लिखित संस्करण में 3 अक्षर हैं, लेकिन इसके उच्चारण में केवल 2 अक्षरों का उच्चारण किया जाता है। दूसरा है डिस्ग्राफिया, एक विशिष्ट सीखने की क्षमता है जो लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर वर्तनी में कठिनाई, खराब लिखावट और विचारों को कागज पर रखने में परेशानी। तीसरा है डिसकैल्कुलिया, एक विशिष्ट सीखने की विकलांगता है जो अंकगणित सीखने, संख्याओं को समझने और गणितीय गणना करने में कठिनाई का कारण बनती है। लगभग 3 से 6% आबादी डिसकैल्कुलिया से प्रभावित होती है। 14 है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, अर्थात मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली केंद्रीय तंत्र पर हमला करती है, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है। अगला है भाषण और भाषा दिव्यांगता। अपनी सामान्य वृद्धि और बढ़ती उम्र के साथ बच्चे वाक और भाषा के कौशल हासिल करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में बोलने की समस्या हो सकती है। भाषा विकार वाले लोगों को खुद को व्यक्त करने में
और दूसरे क्या कर रहे हैं, यह सबसे समझने में कठिनाई होती है। यह सुनने की समस्याओं से संबंधित नहीं है। थैलेसीमिया थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो कम तथा या असामान्य हीमोग्लोबिन के उत्पादन की विशेषता है। थैलेसीमिया के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जिससे एनीमिया हो जाती है। एनीमिया के परिणामस्वरूप थैलेसीमिया से प्रभावित व्यक्ति की त्वचा पीली, थकान, मूत्र का गहरा रंग होता है। 17वां है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक रक्त विकार है जो रक्त के थक्के प्रोटीन की कमी की विशेषता है। इसमें प्रोटीन की अनुपस्थिति में रक्तस्राव सामान्य से अधिक समय तक चलता है। हीमोफीलिया का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। हीमोफीलिया के उपचार में रोगी में क्लॉटिंग फैक्टर का इंजेक्शन लगाया जाता है। हीमोफीलिया लगभग हमेशा पुरुषों में होता है और वे इसे अपनी मां से प्राप्त करते हैं। हीमोफीलिया से महिलाएं शायद ही कभी प्रभावित होती हैं। 18वां है सिकल सेल रोग। सिकल सेल रोग रक्त विकारों का एक समूह होता है जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी दरांती के आकार की होती आती है, विकृत हो जाती है और टूट जाती है। ऐसे में आरबीसी की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। यह आनुवंशिक रूप से स्थानांतरित बीमारी है। और ऐसे बहुदिव्यांगता बहुदिव्यांगता दो या दो से अधिक अक्षम स्थितियों का एक साथ घटित होना है जो सीखने या अन्य महत्वपूर्ण जीवन कार्यों को प्रभावित करती है। बहुदिव्यांगता के सामान्य उदाहरण हैं बौद्धिक अक्षमता और अंधापन, मानसिक मंदता और हड्डी रोग इत्यादि। एसिड अटैक पीड़ित एसिड अटैक पीड़ित वे लोग हैं ज़्यादातर महिलाएं होती हैं जो तेजाब फेंकने के अपराध का शिकार बने। हाल ही में भारत सरकार ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स को RPWD एक्ट 2016 के तहत मान्यता प्राप्त विकलांगों की सूची में शामिल किया है। अगला है पार्किंसंस रोग। यह रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। पार्किंसंस रोग एक मस्तिष्क विकार है जो हिलते डुलते, जकड़न, चलने, संतुलन और समन्वय में कठिनाई का कारण बनता है। विकलांग बच्चों का इलाज और मानसिक विकलांग बच्चों का पुनर्वास करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 पारित किया गया था। पेशेवर व्यक्तियों विकलांगों के पुनर्वास के कार्य को करने वालों को प्रशिक्षण, मान्यता एवं अनुसंधान की सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 संशोधन 2000 पारित किया गया जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में पारित किया गया जो एक संवैधानिक निकाय है। 7वां है अधिगम अक्षमता कठिनाई वाले बालक। अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग 1963 में सैमुअल क्रिक ने किया। अधिक अक्षमता का अर्थ वाक, भाषा, पठन, लेखन या अंक गणितीय प्रक्रिया में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में विकृति से है। अधिगम क्षमता का शाब्दिक अर्थ है सीखने की क्षमता की कठिनाई अनुपस्थिति से वे बालक जो पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में कमजोर होते हैं, वे अधिगम क्षमता युक्त बालक होते हैं। 8वां समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण समस्या बन जाती है, जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले और क्रोध करने वाले, कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना। अर्थात ऐसे बालक जिनका मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम क्रिया को प्रभावित करना होता है उन्हें समस्यात्मक बालक कहते हैं। एक मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक और प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक बालक को हो सकता है। समस्यात्मक बालक हमेशा दल बनाकर रहते हैं। वे अक्सर कक्षा में पीछे बैठकर धीरे धीरे कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। एक अच्छे अध्यापक को इन बालकों के दल को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, इन्हें अलग अलग बैठाने का प्रयत्न करना चाहिए और इन बालकों की समस्या को ध्यानपूर्वक सुनकर उनका समाधान करना चाहिए। वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग साधारण उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार किसी बात में गंभीर रूप से असमान होता है। वाइट ने समस्यात्मक बालकों को दो भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 है झगड़ालू और तेज व्यवहार वाले, दूसरा है दमित बालकों को। तो समस्यात्मक बालकों के बारे में जानने तथा उनके सुधार हेतु व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति टाइडमैन सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कुछ बताया गया है कि समस्या बालकों की शिक्षा का स्वरूप क्या है। तो इसमें मनोरंजन के साथ शिक्षा होती है, सक्षमता के अनुरूप किरणकार दिया जाता है, अध्यापकों का व्यवहार मधुर होता है इसमें, और बालकों को नैतिक शिक्षा दी जाती है।
और व्यक्ति इतिहास व निदानात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें पाठ्यगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। उदाहरण है, जैसे कोई बालक अगर कक्षा में पीछे बैठकर शिक्षक के पढ़ाते समय धीरे धीरे कुछ ना कुछ बोलता रहता है तो और स्कूल का समय होने से पहले ही वह स्कूल से चला जाता है, जैसा बालक समस्यात्मक बालक कहलाता है। 9वां है बाल अपराधी बालक। बाल अपराध का अर्थ है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कानून बना होते हैं। इन कानूनों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता है, चाहे वह वयस्क हो या बालक हो। यदि वयस्क उन कानूनों की अवहेलना करके समाज विरोधी कार्य करता है तो वह अपराधी बालक कहलाता है। यदि बालक या किशोर इस प्रकार का कार्य करता है तो वह बाल अपराधी कहलाता है। बाल अपराधी बालक को बाल अपचारी का बालक भी कहा जाता है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा अमान्य व्यवहारों के द्वारा करते हैं, बाल अपराधी बालक कहलाते हैं। अर्थात सामाजिक नियमों का उल्लंघन करना, समाज विरोधी तरीके से किया जाने वाला कार्य बाल अपराध कहलाता है। कार्सन, बुचर तथा कोलमैन के शब्दों में बाल अपराध एक कानूनी पद है जिसका तात्पर्य उन बालकों के अपराधों को से होता है जिनकी आयु 16, 17 या 18 साल से कम होती है। 8 साल से कम आयु के बालक जो ऐसे कार्य करते हैं उन्हें बाल अपराधी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि ऐसे बालक इन कार्यों के परिणाम तथा उसकी सार्थकता को समझने के लिए उतना परिपक्व नहीं है जितना कि होना चाहिए। बाल अपराध 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला अपराध है। बाल अपराध पूर्व अपराध न होकर अपराध की एक श्रेणी है। ऐसे बालक चोरी, उठाईगिरी, जेब काटना, धोखाधड़ी, जुआ खेलना, मादक पदार्थों का सेवन, निरुद्देश भटकना, हत्या जैसे अपराध करते हैं। यदि किसी अपराध में बालक को सजा दी जाए तो इन्हें बंदीगृह या बाल सुधार गृह में रखना चाहिए, जहां इनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बाल अपराध विज्ञान का जनक सीजर लाम्ब्रोसो को माना जाता है। लाम्ब्रोसो व गोडार्ड ने निम्न बुद्धि स्तर को बाल अपराध का कारण माना है। ग्लुक के अनुसार 95% बाल अपराधी को संगति से बनते हैं। सीजर लाम्ब्रोसो के अनुसार बाल अपराध का कारण कुछ आनुवंशिक दोष होता है ने उन्हें जन्मजात अपराधी की अवधारणा दी है। हैटफील्ड के अनुसार बाल अपराध का अर्थ है असामाजिक व्यवहार। वैलेंटाइन के अनुसार मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। स्किनर के अनुसार बाल अपराध बालक की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क के द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। हिली के अनुसार वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी बालक कहलाता है। मार्टिन न्यूमेयर के अनुसार जो समाज विरोधी व्यवहार व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है बाल अपराध कहलाता है। मैडिनस व जॉनसन का मत है कि सामाजिक समस्या के रूप में बाल अपराध में वृद्धि होती हुई जान पड़ती है। यदि यह वृद्धि कुछ तो जनसंख्या की सामान्य वृद्धि के परिणामस्वरूप और शहरी वातावरण में रहने के परिणामस्वरूप हो रही है। बाल अपराध की विशेषताएं हैं। नंबर 1 है बाल अपराधी बालक पुष्ट मांसपेशियों से युक्त या आयताकृति आकार के होते हैं। दूसरा, बाल अपराधी बालक स्वभाव से अशांत, शीघ्र उद्वेलित तथा विध्वंसात्मक प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे बालक संदेही, द्वेषपूर्ण दुश्मनी का भाव रखने वाले होते हैं। ऐसे बालकों में स्नेह तथा नैतिकता का अभाव पाया जाता है। तो ऐसे बालक समस्याओं को सही तरीके से हल करने में कम रुचि लेते हैं। अब कुछ बाल अपराध के कारण बताए गए हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, शारीरिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण भी होते हैं यहाँ पर, और विद्यालय संबंधी कारण होते हैं, सांस्कृतिक कारण होते हैं, संवाद वाहन के साधन होते हैं, पारिवारिक कारण भी होते हैं और मानसिक कारण भी होते हैं। आगे पढ़ते हैं बाल अपराधी बालकों के लिए शिक्षा तथा रोकथाम। बालक को व्यावसायिक निर्देशन देना अति आवश्यक है। यौन अपराधों में सुधार व निवारण के लिए बालकों को यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। बालकों को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों से अवगत कराया जाना चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा बालकों को उनकी रुचि, योग्यता, आवश्यकता और क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। उन्हें नैतिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। परिवार, विद्यालय तथा समाज का संपूर्ण वातावरण अच्छा होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक विधियों तथा मनोविश्लेषण विधियों द्वारा बाल अपराध पर रोक लगाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर कई बार हम पेपर या टीवी में आए दिन देखते हैं कि आजकल बाल अपराध बहुत बढ़ रहा है। कक्षा 4 के एक छात्र ने अपनी सीट के पास बैठने वाले मित्र को गोली मार दी और कारण मात्र उसकी पेंसिल बिना बताए ले लेने पर। जब उस छात्र के बारे में व्यक्ति इतिहास विधि के माध्यम से जानकारी ली गई तो पता चला कि वह जहाँ रहता है उस घर का और तथा उसके आसपास का वातावरण लड़ाई झगड़े वाला, मारपीट करने वाला एरिया है। अगला है बाल अपराध उपचार। बाल अपराध उपचार करने के लिए 2 प्रकार की विधियाँ का प्रयोग किया जाता है। एक होता है मनोवैज्ञानिक और दूसरा है वैधानिक।
पोस्टर्ड संस्थाएं बाल अपराधियों को सुधारती हैं। कार्ल रोजर्स ने बाल उपचार के लिए अनिर्देशित पद्धति का विकास किया है। तो आज ये सब चैप्टर समाप्त होता है विशिष्ट बालक का। धन्यवाद।